हेलो गाइस, ये है गाइस क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये पॉलिटिकल साइंस है। और आप बोलोगे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो हाँ गाइस, मैं वो तो अपलोड कर चुकी हूँ। उसके शीत युद्ध के जितने भी आपके पार्ट थे वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और ये आपका जो है नोट्स हैं, एक तरीके से रिवीजन नोट्स हैं, ताकि आप लोग दोबारा से इनको पढ़ सको पॉइंट वाइज। ठीक है, और ये आपकी सपोर्ट मटेरियल से मैंने ये ले रखे। तो वेलकम है आप लोगों का सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रावत स्टडी ट्यूटोरियल में। बिना टाइम गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। समकालीन विश्व राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं के अध्ययन का विषय। आपकी बुक का नाम क्या है? समकालीन विश्व राजनीति। ठीक है, तो इस बुक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जितनी भी वर्ल्ड स्तर पे जो भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में इस बुक में दिया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जो थे ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ, इन सभी राज्यों को मित्र राष्ट्र की संज्ञा दी गई थी। जितने भी ये देश हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ, इनको मित्र राष्ट्र की संज्ञा दी गई थी और इन्होंने, आपको पता है, जीत हासिल की थी। जबकि जो धुरी राष्ट्र थे इनको हार हुई थी। जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है, इनको धुरी राष्ट्र बोला जाता था। तो आपको बेसिकली याद करना है, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1945 से स्टार्ट हुआ था। 1939 से शुरू हुआ था और 1945 को खत्म हुआ था। और 45 से स्टार्ट हो जाता है आपका कोल्ड वॉर, जिसको हम शीत युद्ध बोलते हैं। और जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ये कई सारे गुट के देशों के बीच में हुआ था। तो इन दो गुटों को नाम दिया गया था। एक को नाम दिया गया था मित्र राष्ट्र और एक को नाम दिया गया था धुरी राष्ट्र। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे मैंने बता दिया, और धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी, इटली थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था 1945 से, और यहीं से शुरू हो जाता है तनाव की स्थिति। इसी जो ये तनाव की स्थिति थी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, इसी स्थिति को कोल्ड वॉर के नाम दिया गया है, शीत युद्ध का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रही, इसी को शीत युद्ध कहा गया। किसी भी शक्ति गुट में बिना शामिल हुए अपनी नीतियों का अनुसरण करना गुट निरपेक्षता तथा किसी भी पक्ष में युद्ध में न भाग लेना तटस्थता की नीति कहलाई। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। दो देश हैं, एक तरफ है आपका यूएसए, एक तरफ है तुम्हारा यूएसएसआर। इन दोनों के बीच में आपको पता है विचारधाराओं का युद्ध था। एक की विचारधारा पूंजीवादी थी, एक की विचारधारा साम्यवादी थी। ठीक है, कमेंट में बता देना किसकी साम्यवादी थी, किसकी पूंजीवादी थी। तो अब यहाँ पे जो छोटे छोटे देश थे, ठीक है, जैसे आपका हो गया भारत, हो गया श्रीलंका, हो गया, मतलब जो अदर कंट्री थी, जो भी विकासशील थे, अपने आप को डेवलप कर रहे थे, जो ऐसे देश है, वो दोनों में से अगर किसी में भी शामिल नहीं होना चाहता, ना तो यूएसए के गुट में शामिल होना चाहता, ना यूएसएसआर के गुट में शामिल होना चाहते, उसके लिए तो बोला गया गुट निरपेक्षता। क्या बोला गया? गुट निरपेक्षता। और जो दूसरे प्रकार के जो देश थे जिन्होंने डिसीजन लिया कि वो युद्ध में किसी के भी पक्ष में भाग नहीं लेंगे। अगर फ्यूचर में कभी अमेरिका या सोवियत संघ के बीच में कभी युद्ध होता है तो उन देशों ने डिसाइड किया था कि हम किसी भी देश से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनको तटस्थता की नीति बोली गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गुट निरपेक्षता किसको बोला गया और तटस्थता किसको बोला गया। एक बार रिकॉल कर देती हूँ। गुट निरपेक्षता का मतलब है दोनों में से किसी भी देश को सपोर्ट ना करना। किसी की मतलब यह है वहां से वो सामान खरीदेंगे, परचेज करेंगे, अच्छे संबंध, अच्छे रिलेशन रहेंगे, लेकिन ऐसा वो अपने आप को ये नहीं बोलेंगे कि हम यूएसए के में शामिल हो गए या फिर हम यूएसएसआर में शामिल हो गए। तो वो तो हो गई गुट निरपेक्षता की नीति की किसी भी शक्ति में शामिल ना होना और अपनी नीतियों का अनुसरण करना। तटस्थ की बात करूं तो किसी भी पक्ष में युद्ध में भाग ना लेना। अगर दोनों में फ्यूचर में युद्ध होता है तो किसी के भी पक्ष से वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसको बोला गया तटस्थता। चलो आगे चलते हैं। कुछ याद करने वाले बिंदु बता रखे हैं इन्होंने कि जैसे इन्होंने बता रखा है प्रथम विश्व युद्ध का जो टाइम पीरियड था 1914 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 1980 तक चला था। इसमें संपूर्ण विश्व को दहला दिया था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड था वो 1939 से 1945 के बीच में था। और जैसे मैंने आपको बताया कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में हुआ था, जिसमें केवल यूरोपीय देश नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, बर्मा, भारत के पूर्वोत्तर भाग भी शामिल थे। खाली यूरोपीय देशों के बीच में ये युद्ध नहीं था बल्कि ये दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, बर्मा, भारत के एरिया में भी ये शामिल थे। यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां सोवियत संघ, जिसको मैंने आपको बोला यूएसएसआर, एंड अमेरिका,
यूएसए, ये दोनों ही उभर कर आए थे क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे थे, ब्रिटेन हो गया, आपका फ्रांस हो गया, इनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई थी। तो 2 देश ही ऐसे थे जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी खासी थी, ब्रिटेन और अमेरिका। ओह सॉरी, ब्रिटेन कह रही हूँ मैं, अमेरिका और सोवियत संघ। तो अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों ही देश आपके मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़े गए थे, लेकिन बाद में इन दोनों देशों की जो विचारधारा थी वो अलग होने की वजह से इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नए स्वतंत्र देश को अपने खेमे में लेने की कोशिश की। ठीक है, शीत युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की परिस्थितियां थी, जिसमें वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, प्रचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, शस्त्रों की दौड़, ये सारे साधन शामिल थे। मतलब वैसे तो ये ग्राउंड लेवल पे युद्ध नहीं लड़ा जा रहा था, लेकिन ये विचारों का युद्ध था, मतभेद हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे कोई राजनीतिक विश्वास नहीं था, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं था, सैनिक बढ़ाए जा रहे थे, हथियारों की होड़ मची हुई थी कि कौन किसके देश के किस देश के पास सबसे ज्यादा हथियार हैं, कंपटीशन चल रहा था एक दूसरे के बीच में। तो इस टाइप का ये युद्ध था। शीत युद्ध काल में अंतरराष्ट्रीय राजनीति दो विरोधी गुट विचारधारा की थी, सोवियत संघ एंड अमेरिका। तो सोवियत संघ और अमेरिका की जो विचारधारा थी, अमेरिका की पूंजीवादी थी और सोवियत संघ की थी साम्यवादी विचारधारा। तो दो विचारधाराओं में ये बट गई थी। शीत युद्ध काल में नाटो, सीटो, वार्सो पैक्ट जैसे सैनिकों गुट का भी निर्माण किया गया था। आपको पता है कि जो नाटो और सीटो था ये यूएसए द्वारा निर्माण किया गया था, और जो वार्सो पैक्ट था ये यूएसएसआर सोवियत संघ के द्वारा निर्माण किया गया था। विकासशील व नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने शीत युद्ध से अलग रहने की नीति अपनाई थी, जिसको गुट निरपेक्षता बोला गया। 1961 में युगोस्लोवाकिया की राजधानी बेलग्रेड में भारत की अगुवाई में गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 5 देश इसमें थे, आपको पता ही है, घाना, मिस्र। ठीक है, ये भी इसके अच्छे खासे देशों ने शुरुआत की थी। विकासशील देशों की विकसित देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए 1970 में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की। ये जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी, इसका मकसद ये था कि जितने भी देश जो नए नए आजाद हो रहे हैं वो विकसित देशों पे निर्भर ना हो सके, अपने ही देश में वो आत्मनिर्भर बने। इस नीति का ये मेन काम था। गुट निरपेक्ष आंदोलन और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था द्विध्रुवीय विश्व के सामने एक चुनौती बनकर आए। आपसी सहयोग और विकास के लिए उत्तर दक्षिण संवाद तथा दक्षिण सहयोग जैसे संवाद का आरंभ हुआ। मतलब जो सहयोग करने के लिए उत्तर दक्षिण, हम मतलब जो नॉर्थ के देश होंगे, जो साउथ के कंट्रीज होंगी, वो सब मिलकर काम करेंगी, साउथ साउथ की कंट्रियां मिलकर काम करेंगी, क्योंकि एक देश के बस की तो डेवलपमेंट थी नहीं, तो सबको मिलजुल कर काम करना था। तो इसी तरीके से ये एक सहयोग तरीके से बढ़ाने लगे। शीत युद्ध के दौरान भारत ने विकासशील देशों की गुट निरपेक्षता जैसे एक मंच प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडिया ने गुट निरपेक्षता के लिए, आपको पता है, काफी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शीत युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध की संभावना बनी रहती थी, क्योंकि दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार भर भर के थे। ऐसे में अगर किसी एक देश ने अपनी तरफ से परमाणु हथियार से युद्ध करने की पहल की, तो दूसरा देश भी उस चीज का विरोध परमाणु हथियार से ही करता। लेकिन जो दोनों देशों के बीच में शक्ति संतुलन बना रहा, युद्ध का वास्तविक रूप लेने से इसने रोका। तो ये जो शक्ति संतुलन था, ये वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। शक्ति संतुलन का मतलब है कि दोनों ही देशों को पता था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो जीत के तो नहीं आऊंगा, लेकिन तबाही बहुत ज्यादा मच जाएगी, क्योंकि दोनों ही देशों के पास भरपूर मात्रा में हथियार थे, सैनिक थे। तो ऐसे में जीतना किसी का भी पॉसिबल नहीं था। दोनों ही अगर एक तरफ से युद्ध करते थे, दूसरे के पास इतना हथियार बच जाते कि वो दोबारा क्या कर सकता था, वार कर सकता था। तो दोनों ही देशों को पता था कि युद्ध करने से कोई किसी को लाभ नहीं मिलेगा, विजय बनकर कोई नहीं उभरेगा, विनर कोई नहीं होगा। इसलिए वो बैलेंस बना के चल रहे थे, युद्ध नहीं कर रहे थे हथियारों का, लेकिन वैसे विचारों का युद्ध इनका आपस में चल रहा था। तो इसी को शक्ति संतुलन बोला गया। शीत युद्ध की कुछ घटनाएं जिन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर को कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं शीत युद्ध के टाइम पे हुई थी जिससे पूरे वर्ल्ड को लगा कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होगा। जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट, आपको अच्छे से पता है, फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बताया गया है। 1961 में जो था, अमेरिका के बगल में सटा हुआ एक द्वीपीय देश है जिसको क्यूबा बोला गया था, तो पढ़ लेना उसको। कोरिया युद्ध, अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण करना, ये सारे ऐसी घटनाएं थी जिनसे ऐसे लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाएगा। शीत युद्ध के दौरान निशस्त्रीकरण पर फोकस किया गया। निशस्त्रीकरण का मतलब है कि हथियारों के बनने पे रोक लगाई जाए। ठीक है,
कोई भी हथियार नए नहीं बनाए जाएंगे और इनके लिए संधियां की गई, ठीक है, मीटिंग करवाई गई काफी सारी कि भाई अब जो है हथियार नहीं बनाए जाएंगे। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ भी शीत युद्ध की राजनीति से काफी प्रभावित था। कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था क्योंकि दोनों ही गुट एक दूसरे के विरोधी थे। और आपको पता है जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है वो ज्यादातर जितने भी विकसित देश हैं, पावरफुल कंट्री हैं, उनके अगेंस्ट वो अपना डिसीजन नहीं सुना सक पाया। ओके, ओह एक मिनट गाइस। तो इस तरीके से गाइज ये पार्ट मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। इसका एक पार्ट और आएगा और उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। ये पार्ट 1 था, तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।